बदमाश तो मैं काफ़ी था। मैंने अपने बचपन में एक टीवी फोड़ा है, एक रेडियो फोड़ा है कि जिस चीज़ में भी तुम काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें एक्सीलेंस होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस आई वाज बोर्डेड आउट ऑफ एनडीए। और आईएएस का जॉब या आईपीएस का जॉब बहुत बड़ी उसकी वैल्यू होती है। हरा ग्रीन एरिया कैसे बनाया जाए जिससे वहाँ पे जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो। आइंस्टाइन भी अगर यूपीएससी के एग्जाम में बैठता ना तो वो मुझे तो लगता है वो देता ही नहीं एग्जाम। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। You are watching India Unplugged, a series by the CSR Journal, जहां हम कोशिश करते हैं हर उस शख्सियत से बातचीत करने की जिसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग किया हो, कुछ ऐसा किया हो जिससे हम सब कुछ सीख सकते हों, कुछ जान सकते हों और अपनी ज़िंदगी को संवारने में, अपनी ज़िंदगी को एक दिशा देने में हमें मदद मिल सके। आज हमारे साथ हैं मिस्टर मनोज जिंदल, जो 2017 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, करंटली सर्विंग इन मुंबई एज जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एमएसआरडीसी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अमित। मनोज जी, हमने जो भी अभी आपकी ज़िंदगी के बारे में आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे, गूगल पे जितना कुछ आपके बारे में पढ़ा है, आपकी लाइफ बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही है और मुझे लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे सीखा जा सकता है। आपकी ज़िंदगी को अपने दर्शकों तक पहुंचा के आपके बारे में बताकर शायद उनको भी बहुत मोटिवेशन मिले और अपनी ज़िंदगी को एक दिशा देने में निश्चित रूप से मदद मिले। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किया एज अ स्टूडेंट, जब आप स्कूल में पढ़ाई किया करते थे, सो आप एकदम स्टूडियस टाइप्स, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करना, या थोड़े नटखट, थोड़ी बदमाशी, किस तरह के स्टूडेंट हुआ करते थे आप? बदमाश तो मैं काफ़ी था वैसे, अगर शुरुआत की जाए तो। मैंने अपने बचपन में एक टीवी फोड़ा है, एक रेडियो फोड़ा है, तो ऐसे करके बहुत सारी बदमाशियाँ की हैं। क्योंकि आई वॉज अ वेरी उसको बोलते हैं ना एक्टिवेटेड चाइल्ड। उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ ना कुछ करते रहना है। इस तरह से मैं बहुत ही कुछ ना कुछ करता रहता था। पर मेरे पेरेंट्स ने उसी के साथ साथ मुझे बहुत ही पुश किया कि जिस चीज़ में भी तुम काम कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसमें एक्सीलेंस होनी चाहिए। पढ़ाई पे काफ़ी ध्यान था क्योंकि फादर एक क्लर्क थे बैंक में, सिंडिकेट बैंक में, और हम छोटी सी जगह दादरी करके एक गांव है यूपी में, अच्छा। वहाँ पे मैं रहता था उस टाइम। तो फादर नौकरी करते थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, और मम्मी भी बहुत बैठ के मुझे काफ़ी कुछ पढ़ाती रहती थी कि जब भी टाइम मिलता था, क्योंकि फादर कभी कभी लेट आते थे। तो इस तरह से शुरू से ही पढ़ाई पे बहुत ध्यान था और इन स्पोर्ट्स में मुझे बहुत पर्सनल इंटरेस्ट था। तो मैं भागता फिरता इधर उधर रहता था, पूरे गाँव में इधर कहीं से भी कहीं तक मैं घूमता रहता था। तो इस तरह से मेरा बचपन गुजरा, अर्ली ईयर्स। और उसके बाद माय फादर मूव टू गाज़ियाबाद करके टाउन है, तो वहाँ मूव के सिंडिकेट बैंक में उनका प्रमोशन हुआ एज असिस्टेंट मैनेजर। तो वहाँ गए और मैं उनके साथ, हमारी पूरी फैमिली वहाँ मूव हो गई। तो अचानक गाँव से मैं शहर में आ गया, और मैं शहर में कॉन्वेंट स्कूल में आ गया, सेंट पॉल्स अकेडमी। अच्छा। और वहाँ पे बच्चे एकदम इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ पे बच्चे एकदम अलग ही मिजाज के हैं, और मैं बिल्कुल एक गांव से आया हुआ था। तो फर्स्ट ईयर वाज वेरी टफ फॉर मी। तो उसमें मुझे ना इंग्लिश आती थी, ना मैं पढ़ाई में कोप अप कर सका, क्योंकि गांव में स्कूल में जिस तरह की पढ़ाई थी, यहाँ बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाई थी। ये बोर्ड सीबीएसई बोर्ड हो गया, वहाँ पे स्टूडेंट बोर्ड था। और उसके बाद मेरे फादर ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, उन्होंने मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजा। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज करके एक देहरादून में स्कूल है। तो मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम अपनी लाइफ का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब ही लिया था, व्हेन आई वाज अराउंड 11 ईयर्स ओल्ड। तो उसमें एक एग्ज़ाम होता है, उसमें आप सेलेक्ट होते हैं, तो आप इस मिलिट्री स्कूल में आपका एडमिशन होता है। तो उस स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। फिर मैं क्लास 8 से 12 तक वहाँ पे पढ़ा था। तो इस तरह वहाँ पे मैं मिलिट्री स्कूल में था। वहाँ पे पूरा हम 250 लड़के और हमारे टीचर्स, मिलिट्री लाइफस्टाइल, सुबह 5 बजे 5:30 बजे उठना है और रात को 9 बजे सो जाना है, जो अभी तक मैं शायद फॉलो करता हूँ कि जल्दी उठना और ट्राई करना कि जल्दी सो जाएं, पर वैसा हो नहीं पाता। इनफैक्ट मेरा दूसरा सवाल आपसे यही था कि आपने एनडीए का एग्ज़ाम दिया, तो आपका एनडीए परीक्षा देना और डिफेंस सर्विसेज में जाने का जो फैसला था वो आपका था, या इट वाज मोटिवेटेड बाय योर पेरेंट्स? लार्जली मोटिवेटेड बाय माय पेरेंट्स, बिकॉज जब मैं मिलिट्री स्कूल में गया तो वहाँ की पूरी जो परवरिश थी वो मिलिट्री में ही फर्दर करियर के लिए थी। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी, इनफैक्ट जिस स्कूल में मैं गया था, वहाँ से इंडिया के बहुत बड़े बड़े चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ आए हैं।
तो वहाँ पे एक तरह से आपको मोटिवेट किया जाता था और ट्रेन किया जाता था कि आप एनडीए क्वालिफाई हैं और एनडीए से आप फिर मिलिट्री ज्वाइन करें, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा यही ड्रीम था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं। मैंने एनडीए क्लियर किया और मैं अपने आप को अब भी आधा फौजी मानता हूं, क्योंकि मैंने वो 5 साल फौजी लाइफ देखी है स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में। वो सब ट्रेडिशंस देखे हैं, वो सब रिगर देखा है, उनका डिसिप्लिन देखा है। उसके बाद मैं एनडीए में गया, वहाँ पे मैं ऑलमोस्ट 1 साल था, पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस आई वाज बोर्डेड आउट ऑफ एनडीए। तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया इस ड्रीम को परस्यू करना, और फिर मैं सिविलियन लाइफ की तरफ मेरा पूरा करियर मुड़ गया। तो इस तरह से मैं मोटिवेट हुआ एनडीए जाने के लिए। मैंने जो जितना आपके बारे में अलग अलग जगहों पर पढ़ा है, ये एक वीक मोमेंट भी नहीं बोलेंगे, एक वीक फेज़ आपका, जो मुझे ऐसा लगा कि इट वाज अ वीक फेज़। यस। वो मैं जानना चाहूँगा कि आप एनडीए में गए, उसके बाद आपने शायद फर्स्ट टर्म क्लियर भी किया एंड यू वर देयर टिल द फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म में आपने एग्जिट कर दिया या आपको शायद वहाँ से निकाल दिया गया एनडीए से। आप जैसा इंसान, जितना मैंने आपके बारे में पढ़ा है, ये इतना वीक मोमेंट कैसे आ गया कि जहाँ आपने परीक्षा क्लियर किया, आपने बताया आपके पेरेंट्स भी चाहते थे आप वहाँ रहें, ऐसा क्या हुआ कि आपने एनडीए छोड़ने का फैसला ले लिया? और दूसरा, मैंने कई जगह ऐसा पढ़ा है कि आप एक डिप्रेशन के फेज से भी वहाँ गुजर रहे थे जब आप एनडीए में अपना कोर्स कर रहे थे। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग फेज़ था मेरी लाइफ में, मतलब अब मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, उस टाइम इट वाज डेफिनेटली ए फेज़ ऑफ डिप्रेशन। जब मैंने एनडीए ज्वाइन किया तो मैं फर्स्ट टर्म में आई वाज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। मैं गोल्ड टॉर्च था, विच इज़ हाईएस्ट एकेडमिक मेरिट यू कैन गेट इन एनडीए। तो गोल्ड टॉर्च मुझे मिली, रिकग्निशन बहुत मिला, क्योंकि आई वाज डूइंग वेल, मैं एक्चुअली अच्छा कर रहा था। पर देयर वाज समथिंग इन माय माइंड कि मैं परफॉर्म, मेरी बॉडी कर रही है, पर मेरा माइंड कहीं और था। मेरा माइंड ये था कि मैं शायद उस पर्टिकुलर करियर में कंटिन्यू ही नहीं करना चाहता था। तो एक टीनेजर जो होता है 17-18 साल का, वो कन्फ्यूजन था माइंड में, और उसकी वजह से वो डिप्रेशन हुआ। उसी की वजह से मुझे धीरे धीरे वो ऐसे मैनिफेस्ट हुआ कि शायद वो सब एनालिसिस करना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होगी इन इटसेल्फ। एंड इट स्टार्टेड शोइंग अप ऑन योर हेल्थ। यस एग्जैक्टली। तो क्या होता है कि जब व्हेन यू आर अ टीनेजर लाइक दैट, यू डोंट अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। तो आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज। तो फिर मैंने पेरेंट्स को भी बोला था कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना, आई वांट टू गेट आउट ऑफ एनडीए। आई नो, आई वंडर, मैं सुनता रहता हूँ कि कोचिंग क्लास करने गए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, नहीं हुआ, दे कमिट सुसाइड। पूछो क्यों किया सुसाइड, तो मोस्टली आप यही सुनते हैं, पेरेंट्स को कैसे जाके अपने शक्ल दिखाते हैं कि आपने भेजा, हमारे ऊपर इतने पैसे खर्चा किए, मैं नहीं कर पाया। इफ़ यू आस्क मी, मुझे लगता है, मैंने भी आपके जैसे ही काफ़ी एक्सपेरिमेंट किया हुआ लाइफ में, मुझे लगता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट इज़ वेरी वाइटल। यस। और उनको, बच्चों को ये बताना कि वो जो करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए। और एक्सपेरिमेंट्स हमेशा ख़राब नहीं होते हैं, और आप उसके बिल्कुल जीते जागते एग्जाम्पल हैं। आपने बहुत कुछ किया, अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है, एज वी मूव ऑन। बिल्कुल। क्योंकि आपने अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद 3 साल बार्कलेज में जॉब किया जी। वो क्या था कि आपने पहले वहाँ से अपना कोर्स पूरा किया, फिर आप बार्कलेज में चले गए 3 साल जॉब करने। तो बार्कलेज में आप गए, ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से भी आपका थोड़े दिन बाद मन उठ गया और आपको लगा कि नहीं, नाउ यू वांट टू डू समथिंग एल्स? 3 साल काम किया प्राइवेट सेक्टर में, पूरा एक्सपीरियंस लिया बैंकिंग का बार्कलेज में। उसके बाद एक नेचुरल कोर्स था कि एमबीए करनी है, जैसे बहुत सारे दोस्त कर रहे थे, या फिर आगे जाके किसी और कंपनी में स्विच करना है, क्योंकि यहाँ पे अब, और भाई ऑब्वियसली यू वांट टू पे ग्रेड और यू वांट समथिंग लाइक दैट। पर उस टाइम पे मुझे देखिए, एक वो मिडिल क्लास इंडियन होता है ना, उसके दिमाग में हमेशा थोड़ा सा कीड़ा होता है कि गवर्नमेंट में जॉब और आईएएस का जॉब या आईपीएस का जॉब बहुत बड़ी उसकी वैल्यू होती है। बिल्कुल। तो मेरा छोटा भाई ट्राई कर रहा था फॉर आईएएस, ही इज़ 3 years यंगर टू मी। अच्छा। तो उसने एक इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंचा था वो। तो जब मैं इंडिया आया था उस टाइम पे, तो उसने मुझे बताया ऐसा ऐसा हुआ। तो मैंने कोर्स देखा, फिर मेरे 1-2 सीनियर्स थे जो आईएएस में थे, उनसे बात करी, तो मुझे लगा बहुत इंटरेस्टिंग करियर है, बहुत अलग करियर है। अब मैं अपने करियर में जब नेक्स्ट फेज़ की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या इस करियर में जाने की पॉसिबिलिटी है। तो पेरेंट्स का भी रेजिस्टेंस हुआ। सॉरी टू कट यू, यस, जस्ट इंक्विजिटिव टू नो, आपके छोटे भाई ने यूपीएससी की परीक्षा क्लियर किया या नहीं, उसने वो नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, बट वो मुझसे भी बहुत अच्छा कर रहा है अभी। मतलब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा, वो अभी एक बिजनेस करता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड करता है। तो ही इज़ डूइंग वेरी वेल, बट ही कुड नॉट क्वालिफाई। तो वी अपीयर फॉर द एग्जाम टुगेदर ऑल्सो,
बिकॉज ही वॉज अपियरिंग, तो उसका फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ था, सेकंड अटैम्प्ट में और मेरा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था हमने साथ में दिया था। तो इस तरह से हमने साथ में भी दिया, तो ही ऑल्सो प्लेड ए बिग रोल, क्योंकि उसने मुझे बताया इस तरह से करना है, इस तरह से पढ़ाई करना है, और वो भी हमेशा 2-3 मार्क्स ही रह जाता था, यू नो, दैट वाज हिज डिलेमा। तो इस तरह से मैं इस फील्ड में आ गया, मतलब वो किस्मत बोलिए या कुछ भी बोलिए, पर नसीब बोलिए, पर इंटरेस्ट आया, कुछ अलग करने की चाह हमेशा थी, और वो दिमाग में था कि हाँ भाई IAS बनोगे तो आप कुछ कंट्री के लिए भी कर सकते हो और कुछ आप बहुत अच्छा कर सकते हो, उसी तरह से। बार्कलेज में आपने 3 साल जॉब किया, एक सेटल जॉब आपकी हो गई थी वहाँ पर। उसके बाद आप छोड़कर इंडिया आ गए। यहाँ आपने यूपीएससी के 3 अटेम्प्ट्स लिए जी। उस फेज में कोई ऐसा टाइम आया, फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, सेकेंड अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, आप इंटरव्यू तक गए, उसके बाद नहीं हुआ, तो कहीं एक इनसिक्योरिटी मन में, या ऐसा कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया, एनडीए छोड़ा, फिर एक जॉब छोड़ी, वापस इंडिया आ गया, फिर अभी यूपीएससी के अटेम्प्ट ले रहा हूँ, कभी ऐसा वापस से कोई ऐसा डिप्रेशन वाला फेज, या आपको लगे कि यार अब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा यूपीएससी में नहीं हुआ तो मैं कहाँ जाऊँगा, वो फेज कैसा था, और उस समय किस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में आते थे, या फिर यू आर हाईली मोटिवेटेड कि यार ये तो मैं बन ही जाऊँगा, यूपीएससी क्लियर कर ही लूँगा मैं? नहीं, डाउट डेफिनेटली था माइंड में, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में जब नहीं हुआ मुझे काफ़ी आशा थी कि मेरा हो जाएगा, तो उसके बाद मुझे लगा कि मैं कहाँ पे आ गया, क्या कर रहा हूँ भाई, 1 साल मैंने इसमें दिया है, अब ये बहुत बड़ा ही गैम्बल किया तुमने, मतलब क्योंकि एक इतने अच्छे सेटल जॉब से यहाँ पे आना, तो वो डाउट जब आया माइंड में तो थोड़ा सा लगा कि शायद गलत डायरेक्शन में जा रहा हूँ, पर मैंने कहा चलो 1 साल, पेरेंट्स का सपोर्ट फिर भी था, तो 1 साल और देना है और ट्राई करना है। तो सेकंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, बट आई वाज ऑन ए लोअर रैंक, तो दूसरी सर्विस मुझे एलोकेट हुई थी, तो उस टाइम जब मैं रैंक आ गई दूसरी बार में, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन डू इट, मुझ में कुछ कमियां हैं जो मुझे ठीक करनी है, पर मैं कर सकता हूँ। तो माइंडसेट डेफिनेटली, डाउट बहुत था माइंड में और बहुत कन्फ्यूजन भी होता था, पर मैंने वो काम करना नहीं छोड़ा उस पर। मुझे लगता था कि काम करते रहोगे इस पे और अपने आप को इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, तो कहीं ना कहीं पे यू हैव द एबिलिटी, यू विल रीच दैट। तो वो एंड आई वाज, मतलब गुड दैट आई ट्रस्टेड माई सेल्फ एट दैट टाइम, बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन, तो इवेंचुअली ऑब्वियसली सिलेक्शन हुआ। तो मैं चाहता हूं हमारी यंग जनरेशन जो इस इंटरव्यू को देख रही है और जो मिस्टर जिंदल को सुन रही है, ये सीखे और ये समझे कि अगर आपको कभी अपनी पढ़ाई में, अपनी जॉब में सेटिस्फैक्शन नहीं होता है, आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, आप डिप्रेशन का शिकार भी होते हैं, बट यू डोंट हैव टू गिव अप, यू हैव टू जस्ट गो ऑन, और सक्सेस उसी को मिलती है हु कीप्स गोइंग ऑन, सो जस्ट डोंट गिव अप। यूपीएससी में आपको ऐसा क्या डिफरेंट दिखता है जो कि आप बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि मैंने ये किया, यहाँ ये इशू था, आई वॉजंट हैप्पी, फिर दूसरा चीज़ हुआ, नॉट वेरी सेटिस्फाइड, नॉट वेरी कंटेंट, यू नो, विद व्हाट यू वर डूइंग, बट यहाँ ऐसा क्या है जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होता है कि अब मुझे जहाँ पहुँचना था मैं वहाँ पहुँच गया हूँ? यस, यानी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये चीज़ मैं अपने आप से बहुत पूछता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ तो मैं क्या अपना नंबर 1 अपना 100% दे रहा हूँ कि नहीं, नंबर 2 इससे मुझे भी खुशी मिल रही है और क्या मैं कुछ कर पा रहा हूँ अपने देश के लिए या फिर अपनी सोसाइटी के लिए। और मुझे लगता है सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि मैं आज बहुत सेटिस्फाइड इंडिविजुअल इसलिए हूँ क्योंकि मैं जो भी काम जो मुझे करने का अपॉर्चुनिटी मिली है, उस काम को करके मैंने कुछ लोगों की लाइफ में थोड़ा बहुत चेंज लाया है, उसके लिए आई फील वेरी सेटिस्फाइड। जैसे अभी हम कुछ दिनों पहले मेरे पास मैसेज आया था कि ऐसे लाइब्रेरी सेटअप हुई, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं जाके, जो अभी जिला परिषद थाने में हमने की थी, तो उससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है कि इस तरह से एक कंट्रीब्यूशन किया कि हाँ बच्चे वहाँ पे आके लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं। या फिर जैसे एक बार मुझे मैसेज आया था, एक दिव्यांग, एक विकलांग पर्सनल इंडिविजुअल, उसका मैसेज ऐसी व्हाट्सएप आया कि मराठी में कि सर मैं ऐसे गांव में रहता हूँ, मेरे घर के सामने रोड नहीं है, उसने मुझे फ़ोटोज़ भेजी और मैं एमपीएससी के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं जा नहीं पाता क्योंकि रोड नहीं है, बिल्कुल ऐसे उस रोड पे बिल्कुल कीचड़ थी चारों तरफ क्योंकि कच्ची रोड थी। तो उस टाइम मुझे लगा कि अगर मैं इनको भी सर्व नहीं कर सकता जो मेरे पास खुद आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैंने तुरंत ट्राई किया, उसके लिए रोड का अप्रूवल लिया और फिर 6 महीने बाद वो रोड फाइनली बनी। और मैं उस टाइम तक भूल गया था टू बी ऑनेस्ट कि ऐसा हुआ है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। मैंने फॉलोअप किया था 2-3 बार और इंश्योर किया था कि रोड बने, पर मैं भूल गया था। फिर उसका मैसेज आया लिटरली अभी अराउंड 1 महीना पहले या फिर 15 दिन पहले कि सर आपकी वजह से ऐसे ऐसे रोड बनी, और उसने मुझे फ़ोटोज़ भेजी और वो ट्रैवल कर रहा है और इतनी खुशी हुई कि आपकी वजह से किसी की लाइफ में पॉजिटिव चेंज आया। तो इस तरह की चीज़ें
से चीज़ों से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है मुझे लाइफ में अभी लोगों के लिए काम करने में, आई थिंक मुझे कहीं और मिल ही नहीं सकता था. सो आई थिंक दैट वे आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि उनकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे काम करने की. तो वो बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है मेरे लिए, और मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे दैट इज़ वाई सो मैनी पीपल वांट टू बी कम इन द सर्विस, कि कहीं ना कहीं से अच्छा काम करे हुए सेटिस्फैक्शन जो मिलेगा वो और कुछ मैच नहीं कर सकता. अब आपने वो शुरुआत कर दिया. हमारी कलीग सीनियर करस्पॉन्डेंट आहाना भट्टाचार्य, अब मुझे लग रहा है कि वो बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर पा रही हैं आपसे अपने सवाल पूछने के लिए, बिकॉज CSR जर्नल में हम जस्ट फॉर यू टू नो सोशली रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म में विश्वास रखते हैं, और ये ब्यूरोक्रेसी, सोशली रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी को बहुत क्लोजली कवर करती हैं. तो आपने शुरुआत किया कुछ ऐसी चीज़ों की जो करके आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है. सो आई एम श्योर शी मस्ट बी वेरी टेम्प्टेड. अब मुझे मौका दीजिए, मुझे कुछ पूछना है. सो थैंक यू सर. मनोज सर, एक सवाल आपसे कि आपने अभी मेंशन किया कि आई हैव ब्रॉट चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मेनी पीपल, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटलाइजेशन एंड आपका जो लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, सर उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएंगे. यस, लाइब्रेरीज आर वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मतलब ये प्रोजेक्ट मैं बहुत दिनों से करना चाहता था, जब से मैंने सर्विस ज्वाइन करी थी, पर मुझे अपॉर्चुनिटी अभी मिली थाने में आने के बाद, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट मिला सभी स्टेक होल्डर से. तो यहाँ पे हमने कंसेप्चुलाइज किया कि हम विलेजेस में लाइब्रेरीज बनाएंगे, एग्जिस्टिंग रूम्स में उनको कन्वर्ट करेंगे, उनको अपग्रेड करेंगे. मतलब गांव में आदमी को ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं गांव में, उसको ये फील होना चाहिए कि हाँ मैं किसी रूम में बैठा हूँ तो शायद मैं शहर में ही बैठा हूँ. वो अच्छी फैसिलिटी, अच्छी टेबल्स, अच्छा चेस बोर्ड्स भी हैं उस लाइब्रेरी में. तो चेस बोर्ड्स, बोर्ड गेम्स, अलग अलग सारी बुक्स, जो भी बुक्स आप सोच सकते हैं, मराठी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी. तो इस तरह से कंसेप्चुलाइज किया. एक पेपर ब्रिज करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने पूरे इंडिया में नक्सल एरियाज़ में और काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में लाइब्रेरीज पे काम किया है. तो वो बाय चांस बाय द स्ट्रोक ऑफ लक वो मेरा दोस्त बना, प्रेम नाम है उसका. तो उसने कहा कि मनोज थाने में लाइब्रेरीज में करना चाहता हूँ. मैंने कहा मैं तो बहुत दिनों से लाइब्रेरी करना चाह रहा हूँ, तुम ट्राई करो, आओ. तो वो आए और उन्होंने यहाँ पे कमिट किया. उन्होंने 1-2 लाइब्रेरीज ऐसे बनाई, और उसके बाद हमने उनको रोपिन किया कि आप बनाओ और लाइब्रेरीज. तो 28 लाइब्रेरीज का काम उन्हें मिला, और उन्होंने शायद सारी लाइब्रेरीज कंप्लीट कर ही लिए हैं, पर कुछ लाइब्रेरीज मैंने पोस्ट भी की थी सोशल मीडिया पे. उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि उसमें ओल्डर पर्सनस भी आके पढ़ते हैं. हम सोचते हैं ना कि लोग बुक्स नहीं पढ़ रहे आजकल लोग मोबाइल में. एक्चुअली ऐसा नहीं है. अगर आप उनको रिसोर्स दोगे तो वो जाते हैं, पढ़ते हैं. योर एंटायर लाइफ हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ लाइब्रेरी, उधर ट्राइबल एरिया में अपस्किलिंग, एंड जो एक और रिसेंट इनिशिएटिव आपका जहां आपने 12 महिलाओं को ऐसे ड्रोन फ्लाइंग का क्वालिफिकेशन, वो एक्सपीरियंस, वो व्हाट वाज द इंस्पिरेशन टू इवन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस? एंड दे आर रूरल विमेन, एकदम गांव के औरतें हैं. इंस्पिरेशन शायद सबकॉन्शियसली इंस्पिरेशन जब आया था, मैं वर्धा में मेरा प्रोबेशन हुआ था, मतलब एज ट्रेनी ऑफिसर देयर. तो वहाँ पे मैंने देखा था कि एक बार IIT बॉम्बे आई थी, और वो वहाँ पर महिलाओं को, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती हैं उनको सोलर जो पैनल होता है उसको बनाने की, और सोलर लैंप्स वगैरह होते हैं उनको बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे. तो उस टाइम मुझे लगा कि ये महिलाएं अगर सोलर लैंप और ये असेंबल कर सकती हैं तो कुछ भी कर सकती हैं. फिर इवेंचुअली जब मैं थाने आया तो मुझे एक स्टार्टअप मिला था जो महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी में भी उन्हें प्राइज़ मिला था. तो वो क्या करते थे, वो ट्रेनिंग देते थे ड्रोन्स की. वो मेरे पास एक बार आए थे, तो देयर फाउंडर केम टू मी, समृद्धि नाम है उसका, समृद्धि. तो शी केम टू मी और उसने मुझे बोला कि सर मुझे महिलाओं को ट्रेन कर सकते हैं क्या हम हमारे एरिया में, और उनको मैं हायर कर लूँगी अगर आप ट्रेनिंग में मुझे हेल्प करेंगे. तो मैंने सोचा क्यों नहीं कर सकते, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. बहुत इससे उनको रूरल एरियाज़ की जो महिलाएं हैं उनके एक पोटेंशियली एक तो देखिए उनको जॉब मिलेगा, स्किलिंग होगी, वो बात अलग है. एक कॉन्फिडेंस में भी बढ़ाव आता है जब आप ऐसे काम करते हैं आउट ऑफ द वे जाके. तो मैंने सोचा बिल्कुल करेंगे. और वो उसका एक अजीब सा एक इंसिडेंट बताता हूँ. मेरे पास एक लेटर आया था एक बार. वो लेटर आया था एक पर्टिकुलर गांव के सरपंच से कि उनके गांव में एक ग्राम सेविका थी जो वहाँ पे सेक्रेटरी होती है गांव में. तो वो उनका लेटर लिटरली ऐसा था मुझे कि इस पर्टिकुलर ग्राम सेविका को हटा दीजिए क्योंकि महिला होने की वजह से वो काम नहीं कर पाती, क्योंकि वो बड़ा गांव था. तो आई वॉज वेरी ऑफेंडेड टू बी ऑनेस्ट कि ऐसे कैसे भी लेटर लिख रहे हो आप ऑफिशियल. तो मैंने उनको वापस लेटर दिया था कि अगर हमारे देश में
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक महिला हैं, हो सकती हैं, तो गांव को संभालने के लिए तो कोई भी महिला बिल्कुल संभाल सकती है। तो इस तरह से मैंने उनको लेटर भी दिया था और उस टाइम मैंने मन बनाया था कि कुछ ऐसा करना है कि एक उनमें भी कॉन्फिडेंस बढ़े लोगों में कि भाई महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। वी ऑल नो दैट सस्टेनेबिलिटी इज़ द नीड ऑफ द आवर, अगर प्लैनेट को बचाना है, अर्थ को बचाना है। सर, आप ने काफ़ी काम किया है सस्टेनेबिलिटी पे, जैसे भिवंडी में सोलर इंस्टॉल करवाना, गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल्स में। सर, व्हेन इट कम्स टू रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सो हाउ आर यू डूइंग इट सस्टेनेबली? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबिलिटी इज़ नॉट समथिंग वी हैव सीन कमिंग टुगेदर। यस, आप ये कैसे कर रहे हैं? इनफैक्ट सोच के ऐसा लगता है कि रोड से तो ट्रैफिक बढ़ेगा और पॉल्यूशन बढ़ेगा, पर देखिए रोड्स की तो हमारे देश को बहुत ज़रूरत है और हमें बहुत रोड्स बनानी है, क्योंकि उससे ही हमारी कंजेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी और उससे ही देश आगे भी बढ़ेगा। तो वो तो एक गिवन है, पर उसको सस्टेनेबली कैसे करना है, जैसे आप बोल रहे हैं, उसके लिए अभी हम एक स्टडी कर रहे हैं कि हम नागपुर मुंबई हाईवे को, एक्सप्रेसवे को, देश का पहला नेट ज़ीरो कार्बन एमिशंस हाईवे कैसे बना सकते हैं। तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। नंबर 1, उसका पूरा प्लांटेशन बहुत बड़ा, और ये एक रोड फॉरेस्ट, मतलब उसके जो साइड में जो जितनी जगह होती है, जो एवेन्यूज़ होते हैं, उसमें पूरा प्लांटेशन करके, उसको फुल्ली प्लांटेशन करके, उसको क्योंकि देयर इज़ लॉट ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑल्सो इन दीज एरियाज। अगर आप तो उनको पास करने के लिए ऑलरेडी पासेस बनाए हैं, अंडर पासेस या ओवर पासेस, पर उसके साथ उसको पूरा प्लांटेशन करके एक हरा ग्रीन एरिया कैसे बनाया जाए जिससे वहाँ पे जो कार्बन एमिशंस हो रहे हैं वो न्यूट्रलाइज हो। सेकेंड, वी आर वर्किंग ऑन सोलर, कि हाईवे पे ही जो हमारे पास लैंड है बहुत सारा, उसको सोलर पैनल्स लगा के वहाँ पे सोलर पावर जनरेट करके हाउ कैन वी, हमारे हाईवे की एनर्जी कंजम्पशन बहुत है, Yes. उस एनर्जी कंजम्पशन को वहीं हाईवे से ही जनरेट करके हाईवे को कैसे दे सकते हैं, या फिर आसपास के गाँव को कैसे दे सकते हैं। तो उस पर भी हम एक स्टडी कर रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि क्या हम 100-200 मेगावाट्स का प्लांट यहाँ पे लगा सकते हैं जो इतना मैसिव अमाउंट पे एनर्जी वहाँ क्रिएट करे। तो इस तरह से सस्टेनेबल हाईवे यही फ्यूचर है, मतलब वी हैव टू थिंक अबाउट सस्टेनेबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशंस। तो जो भी हाईवेज आ रहे हैं उनमें प्लांटेशन, फॉरेस्टेशन, अर्बन फॉरेस्टेशन जैसे मियावाकी एटसेट्रा, या फिर सोलर का कंपोनेंट इंक्लूड करके उनको नेट ज़ीरो कैसे बनाया जाए, उस पर डेफिनेटली अभी हम काम कर रहे हैं। जिस दिन कोई भी IAS बन जाता है या UPSC की परीक्षा क्लियर कर लेता है, सबसे पहली चीज़ आती है पावर, और वो पावर अगर सही तरह से उसका इस्तेमाल किया जाए सो इट कैन डू अ लॉट ऑफ गुड टू द सोसाइटी। बट मोस्टली ऐसा देखा गया है कि वो पावर का इस्तेमाल पॉजिटिव तरीके से नहीं होकर नेगेटिव तरीके से ज़्यादा होता है, या इंसान सोचना छोड़ देता है अपने बारे में, अपनी पावर को खुद के लिए ही इस्तेमाल ज़्यादा करने लगता है। अभी तक का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बिकॉज अभी तो आप 2017, मतलब बहुत कुछ अभी आपको और भी देखना बाकी है, वेरी पावरफुल पोजीशंस, और जहाँ की आपके पास शायद समाज के लिए सोचने के लिए वक्त भी नहीं होगा। सो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और कैसे आप सोचते हैं कि आप ये संतुलन बना के रखेंगे, ये बैलेंस बना के रखेंगे जो आज आप कर रहे हैं, या जो आपने अपनी सर्विस, जब से आपने ये IAS का एग्ज़ाम क्लियर करके सर्विस में आप आए, इतनी इनोवेटिव क्रिएटिव चीज़ें आपने किया है, कैसे आप ये बैलेंस बना के, आपको लगता है आप ये रख पाएंगे बैलेंस बना के, और सोसाइटी के लिए उसी तरह कंट्रीब्यूट करते रहेंगे जैसे अभी तक आपने किया है? यस, सिर्फ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चन है अपने लिए। मतलब आप कैसे, एक अब्राहम लिंकन ने शायद कहा था कि द बिगेस्ट टेस्ट ऑफ ए पर्सन्स रियल वर्थ इज वेदर हाउ दे हैंडल पावर। आप किसी को भी पावर दीजिए और वो उसको कैसे हैंडल करता है, उसी से आप उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं कैसा आदमी है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि देखिए पावर जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है बहुत ज़्यादा, और मैं मानता हूँ कि मेरा जो प्राइमरी लाइफ में उद्देश्य है वो है सबसे पहले सम कॉमन मैन शुड बेनिफिट फ्रॉम माई पोजिशन। अगर मेरे पास कोई भी फाइल आ रही है तो उस फाइल के पीछे एक फेस है, किसी भी पर्सन है जिसकी कोई अगर कोई परेशानी है तो वो मुझे सॉल्व करना, दैट इज़ माई फर्स्ट जॉब। तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि रोज़ अपने आप को रिमाइंड करूँ, मेरी वाइफ रिमाइंड कर, मैं सबको बोल के रखता हूँ कि यू रिमाइंड मी व्हेन आई एम गोइंग आउट ऑफ लाइन, यू रिमाइंड मी व्हेन आई एम बीइंग समवन दैट आई एम नॉट, you know, and that can happen to people who have important positions. Yes. It is a very fair thing, it is a very natural thing to happen to human beings. तो मैं उससे हमेशा दूर रहने की कोशिश करता हूँ। मेरे पेरेंट्स भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं सभी, तो हम मैं अपने आप को रिमाइंड करता हूँ
कि डोंट गेट इनटू दिस माइंडसेट कि आप अपनी पावर का या आप अपनी पोजीशन का मिसयूज़ करें, बट किसी के भी फ़ायदे के लिए, किसी भी अपने देश के सिटीज़न के फ़ायदे के लिए अगर उसको यूज़ कर सकें तो दैट इज़ द नंबर 1 गोल इन माई लाइफ। मनु जी, हमारा यहाँ 200 लोगों का एक स्टाफ यहाँ ऑफिस में बैठता है, और जब से उनको पता है कि आज आप यहाँ आने वाले हैं, सो दे ऑल्सो हैव मैनी थिंग्स टू आस्क। तो सबको तो हम मौका नहीं दे सकते हैं, बट आई थिंक वी विल जस्ट टेक राउंड ऑफ द ऑफिस, और कुछ लोग जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं हम चाहेंगे कि डायरेक्टली वो आपके साथ इंटरेक्ट करें और मुझसे नहीं आपसे अपना जवाब उनको मिले। In today's generation, we see the youth being very keen on, just giving in, and you having faced similar struggles. How do you think is a better way to deal with failure? Yeah, I think, see, failure is very normal in life. There is nothing wrong with the failure. So first of all, we have to accept that fact that failure is a part of life. और किसी ना किसी चीज़ में तो फेल होते ही रहना है. And it can be from a education में भी, exams में भी, even personal life में you could face failures, right? तो मुझे लगता है कि failure से डरना नहीं चाहिए. You have written a book, Master Answer Writing. Master Answer Writing. So how does the book guide those aspirants? How does it help those students? So the idea behind, if you read the book, it's not like a typical textbook. It's like me telling the person how you can get over the fear of answer writing. So a lot of students who appear for UPSC aspirants, they have a lot of fear कि हमें लिखना कैसा है, how do I learn this thing. So I have tried to talk in that book about what you can do to overcome that fear, what techniques you can develop to overcome your mistakes or problems. तो वो that is the entire book about how you can be a better writer basically. टफेस्ट एग्ज़ाम दुनिया का सबसे यूपीएससी है। यूपीएससी क्लियर करने के लिए लाखों लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन हज़ारों में लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। आइंस्टाइन का दिमाग चाहिए होता है क्या यूपीएससी क्लियर करने के लिए? मैं या कोई हमारा बच्चा या फिर कोई क्लियर नहीं कर सकते जल्दी? या कितना मुश्किल है वाकई में? ये हवा बना के रखा गया है या फिर आसान है? देखो, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टफेस्ट एग्ज़ाम है वो यूपीएससी नहीं है, वो एग्ज़ाम है कि हम अपने आप को समझ सकते हैं कि नहीं. दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन द, दैट इज़ अ रियल एग्ज़ाम कि हम अपने आप को समझ सकते हैं कि नहीं. तो मुझे लगता है कि यूपीएससी और ये सब एग्ज़ाम्स, आईआईटी के एग्ज़ाम, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं. अच्छा, ये आप क्लियर कर लीजिए. इसमें लक का भी फैक्टर होता है थोड़ा सा आपकी ऑब्वियसली मेहनत का फैक्टर होता ही है, पर बिगर क्वेश्चंस आर देयर इन लाइफ दैट यू नीड टू आंसर. अच्छा, तो वो मैं मानता हूँ. और एज फार एज यूपीएससी इज कंसर्न, देखो आइंस्टाइन भी अगर यूपीएससी के एग्जाम में बैठता ना तो वो, मुझे तो लगता है वो देता ही नहीं एग्जाम. वो यूपीएससी का एग्जाम बहुत ही जीनियस लोगों को नहीं पिक करता. यूपीएससी का एग्जाम ऐसे बनाया है कि वो ऐसे लोगों को पिक करेगा जो इंडियन सोसाइटी है, कॉम्प्लिकेटेड जो सोसाइटी है, उसमें काम कैसे कर पाएंगे. तो उनको चाहिए प्रैक्टिकल लोग जो प्रॉब्लम सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग हों, इस तरह के लोग चाहिए. तो इसी तरह से वो एग्ज़ाम जनरल अवेयरनेस का एग्ज़ाम है कि आपको देश दुनिया में क्या चल रहा है वो पता है कि नहीं. तो बहुत लोगों को ना एक्चुअली, ये मैं थोड़ा सा मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा इसको एग्ज़ाम को थोड़ा सा ग्लोरीफाई भी किया है सोसाइटी में. तो मुझे लगता है कि एक एग्ज़ाम है, हम बहुत सारे एग्ज़ाम देते ही रहते हैं, तो ये भी एक एग्ज़ाम है जो आप कोई भी पास कर सकता है. उसके लिए ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे ऐसा कुछ नहीं है कि आइंस्टाइन होना चाहिए. एक नॉर्मल बच्चा दिन में 6-7 घंटे पढ़ के, डेडिकेटेड पढ़ के भी डेफिनेटली पास कर सकता है. Hello sir, my name is Khushbu and I have a very small question for you. So like while studying, अक्सर हम फोकस हमारा लूज़ कर देते हैं, पता नहीं चलता है कि कौन से राह पे जाए, कभी कुछ और करते हैं, कभी कुछ और करने लगते हैं. तो आप हमें बताइए कि हम कैसे एक चीज़ पे फोकस रहे और हमारा फोकस लूज़ ना करे. यस, देखो, फोकस अचीव करने से पहले की जो स्टेज होती है वो होती है अपने आप का माइंड बनाने की, कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना है. किसी भी टास्क को करने से पहले, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, आपका जॉब हो, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ इट, कि आपको पूछ क्या रहे हैं करने के लिए. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एस्पिरेंट्स, वो समझ नहीं पाते कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, तो उनका फोकस लूज होता रहता है. वो कर कुछ और रहे हैं, पूछ कुछ और जा रहा है एग्जाम में, तो आपको हमेशा डिमोटिवेशन होता है, अरे मैंने तो ये पढ़ा था पर कुछ आ ही नहीं रहा एग्जाम में वैसा. तो पहले फोकस डेवलप करने के लिए आपको अपना एक तरह से यू हैव टू डेवलप दैट स्किल, कि आपको एक माइंड बनाना है कि मुझे ठीक से करना है, बैठना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है. वो एक ऐसी चीज़ है जो करना ही पड़ेगा आपको. तो डेवलप दैट माइंडसेट डेवलप होगा तो फोकस अपने आप आ जाएगा. मनोज, देखिए, आप खुद भी जानते हैं कि एआई एक ऐसा डोमेन है जो अपनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस तरह से लोगों की ज़िंदगियों में मुतासिर हुआ है, यानी कि एकदम बदल के रख दिया सारी चीज़ों को.
हर एक चीज़ जो हम लोग करना चाहते हैं वो बस AI टूल पे हम लोग सर्च करें, हम लोग को वो चीज़ मिल जाती है। देखा जाए तो ये रहमत भी है और सेम जगह पे वो जहमत भी है। तो आपका क्या इसमें विचार है? लाइक अगर वो अगर बेनिफिट के हिसाब से देखेंगे तो हम लोग का छोटा से छोटा काम वो आसानी से कर देता है, लेकिन दूसरी जगह अगर हम लोग देख रहे हैं कि वो लोगों की जो सोचने की सलाहियत है, लोगों को सोचने समझने की जो कैपेसिटी है वो लोगों से छीन रहा है, लोगों को लेज़ी बना रहा है। तो अपने भारत के अंदर ये AI का मतलब क्या फ्यूचर हो सकता है? इसका लोगों को कैसे यूज़ करना चाहिए, कितने हद तक की यूज़ करना चाहिए, आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, एक टेक्नोलॉजी जो होती है ना, वो हमेशा डबल एज सोड होती है। हाँ। वो एक जो सोड है, एक जो तलवार है, उसके दोनों तरफ से धार होती है। सही है। तो हर टेक्नोलॉजी का ये काम है। मतलब आप फ़ोन उठा लीजिए, फ़ोन में इंस्टाग्राम पे हम पूरे दिन टाइम वेस्ट कर सकते हैं, ट्विटर पे पूरे दिन टाइम हम करते भी हैं, कई बार एडिक्ट हो जाते हैं, डूम स्क्रॉलिंग बोलते हैं ना उसे, राइट। तो आई थिंक और उसके फ़ायदे भी हैं, हम कनेक्टेड रहते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। तो टेक्नोलॉजी का सही यूज़ हम पे डिपेंड करता है एट द एंड ऑफ द डे एज ए सोसाइटी। तो हमें डिसाइड करना होगा कि हम AI को अच्छी तरह कैसे यूज़ करें और उसको रेगुलेट कैसे करें। तो ये तलवार, ये जो म्यान में अभी तलवारें बाहर निकली नहीं है, पर उसके दो धारे हैं, उसकी कौन सी धार हम यूज़ करेंगे अपने फ़ायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए, दिस टाइम विल टेल, एंड होपफुली हम उसका अच्छे यूज़ के लिए तैयार करेंगे। Yes. सोसाइटल जो कहते हैं ना कि इसने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, नहीं हुआ, तो जो सोसाइटी यहाँ सवाल करती है, हाउ डिड यू केम ओवर थ्रू दैट? मैंने सोसाइटी को बिल्कुल एकदम क्या कहते हैं ना, म्यूट पर डाल दिया था उस टाइम पर। अच्छा। मैं ज़्यादा लोगों का ओपिनियन लेता नहीं लाइफ में, एक्सेप्ट वेरी क्लोज पीपल टू मी। ओके। और फिर मैं ट्राई करता हूँ सोचने का कि देखो, वो डिसीजन मेरा ही था, मेरा ही रिस्क था, मेरी ज़िंदगी का, करियर का वो था, डिसीजन था। तो मैं ज़्यादा किसी का सुनता नहीं था। अगर नेगेटिव नेसेयर्स तो हमेशा है ज़िंदगी में, तो नेगेटिव लोगों का सुनना नहीं है। मेरा तो ये फिलॉसफी है, पॉजिटिव लोगों का ही सुनना है। As a common man, I approach a government body or government only when I'm in distress or when I have a persistent problem. Otherwise, हम लोग कभी government bodies को approach करने को avoid करते हैं. So, I want to understand your opinion. When would government bodies will be so much approachable, जहाँ हम सिर्फ problems के लिए नहीं, but कुछ creative ideas in technology, कुछ innovation के लिए हम approach करें, where the citizen can think that they are getting recognized, and or we can do business with the government at a ease, wherein आज की तारीख में बिजनेस गवर्नमेंट से करना है, मतलब वी हैव टू हैव मसल पावर, वी नीड टू बी हैव मनी पावर। तो सिर्फ गुन्स एंड बड़े बड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट कैन डू बिजनेस विद गवर्नमेंट। व्हेन कैन अ कॉमन मैन डू बिजनेस विद गवर्नमेंट एट ईज? मतलब ये पॉसिबल लगता है आपको? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो, टफ चीज़ है करना, बट पॉसिबल है। और आई थिंक ओवर द ईयर्स धीरे धीरे ये होगा भी। क्या, देखो, अभी आप सीधा मतलब आप हिस्ट्री और मैथ को कंबाइन करो तो हमारे देश की आज़ादी को ऑलमोस्ट 75 ईयर्स, 75 साल बाद चीज़ें इंप्रूव हुई हैं कि नहीं? हुई हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे देश में इंप्रूव, एजुकेशन इंप्रूव हुआ है, हेल्थ, वी वर अ वेरी वेरी पुअर कंट्री इन 1947। और आज़ादी जब मिली थी तो एकदम ऐसे छोड़ के गए थे देश को, आपको पता है उसकी हालत क्या थी। तो वहाँ से आज की स्टेज में अब एस्पिरेशंस हैं। आप ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे देश में लोगों को एस्पिरेशन है कि हम गवर्नमेंट के साथ काम कर सकें, हम बड़े बड़े लोगों को बीट करके छोटा आदमी भी ऊपर पहुंच सके। तो वो एस्पिरेशन पे आ गए हैं और अगले 30 इयर्स आई थिंक इज गोइंग टू बी द की। माझं हेच म्हणणं होतं, तुमचा बॅकअप प्लॅन होता US ला जायचा का इंडियामध्ये येऊन तुम्हाला हेच कॅरी ऑन करायचं होतं की 1 नाही 2 नाही 3 नाही, किंवा गव्हर्नमेंटमध्ये इथं राहून काहीतरी करायचं आहे असं काही? यामागची थिंकिंग काय होतं तुमची? एक चॅलेंज घेतला होता मी, एक पर्सनल चॅलेंज होता की मी हे पर्टिक्युलर एक्झाम करू शकत की नाही, नंबर 1. कारण माझा भाऊ ऑल्सो ते एक्झाम देत होता त्यावेळेस. तर त्याच्यानंतर मी हे डिसाईड केलं की एक पर्सनल चॅलेंज आहे, याला मी 3 वर्ष देणार. 3 वर्षानंतर जर मला हे एक्झाम क्लिअर करता आलं नाही तर त्याच्यानंतर मला काय करायचं आहे, फ्युचरमध्ये प्लॅन बी काय असणार. प्लॅन बी हे होता की बेसिकली मला प्रोफेशनल एक्सपिरियन्स ऑलरेडी 3 वर्षाचा होता. दुसरी कंपनीमध्ये शिफ्ट करायला, नवीन जॉब घ्यायला मला काही एवढं अडचण येणार नाही, हे माझी थिंकिंग होती तेव्हा. तो विथ दिस थिंकिंग मी हे एक्झाम घेतला आणि थँकफुली मला असं वाटतं आहे की ॲस्पिरंट असेल, कोणी असेल, ज्याला एक्झाम घ्यायची असेल तर तुम्ही एक लिमिट ठेवा. मी 3 वर्ष या एक्झामसाठी देणार. 3 वर्षामध्ये झालं तर चांगली गोष्ट आहे, अदरवाईज मी दुसरं काही ऑप्शन असेल माझ्याकडे, प्लॅन बी असेल, काही माझा काही ॲक्च्युअल इंटरेस्ट जे काही असेल त्या इंटरेस्टपर्यंत मी कसं पोहोचू शकतो
That was always my thinking. आता जी जनरेशन आहे जसं म्हणजे इंडिया जेवढं डिजिटल झालं आहे तर आताच्या जनरेशनमध्ये पेशन्स म्हणून खूप कमी झालं आहे. Yes. सो आपण त्याला इम्पेशन्समधून पेशन्समध्ये कसं कन्वर्ट करू शकतो किंवा आताच्या जनरेशनमध्ये स्मार्टवर्क चांगलं आहे की हार्डवर्क करायला पाहिजे ते थोडं बघा मला असं वाटतं की तुमची जे जनरेशन आहे 25 year old 20 year old यू आर 30 जनरेशन. म्हणजे तुम्हाला तुम्हाला ते मूवी बघता येत नाही पूर्ण म्हणजे 2.5 तासासाठी बसायचे असेल तर तुम्हाला काय पाहिजे फास्ट ग्रॅटिफिकेशन पाहिजे फास्ट हे तुम्हाला एक एन्जॉयमेंट या फिर एंटरटेनमेंट पाहिजे. तो थोडासा फोकस ऑन काइंड ऑफ लिमिटिंग युअर सोशल मीडिया. तुम्हाला सोशल मीडियाचा वापर जे आहे त्याला कमी कसं करू शकते तुम्ही त्याच्यावर फोकस करा काहीतरी. फॉर एक्झाम्पल आय एम ऑल्सो सोशल मीडिया ॲडिक्ट टू बी ऑनेस्ट. मी इव्हनिंग्समध्ये किंवा मॉर्निंग्समध्ये माझा जेवढा वेळ घेतला पाहिजे याच्यामध्ये त्याच्यापेक्षा जास्त जातो आहे. पण माझा प्रयत्न हे राहतो आहे की मी त्याला अजून कसं कमी करू. तो आय रिक्वेस्ट म्हणजे मी सगळे ॲस्पिरंट्स सगळे यंग जनरेशनला सांगतो आहे की तुम्ही लिमिट तुमचा सोशल मीडिया कन्झम्पशन. तुम्ही 1 तास इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक यूज करत असेल तर त्याला 15 मिनटावर कसं आणायचं आहे तर तुम्ही फोकस करा. आई एम श्योर यू कैन डू इट. आणि ते तुम्ही केलं तो पेशेंस ऑटोमॅटिकली डेव्हलप होईल. मनोज जी की पर्सनल लाइफ के बारे में तो हमने बहुत कुछ जान लिया. अब आइए उनके साथ खेलते हैं चेस का एक गेम और देखते हैं कि कैसे बाजियां खेलते हैं वो चेस में. So it was indeed a great conversation that we had with Mr. Manoj Jindal. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन निश्चित रूप से ये इंटरव्यू देखने के बाद अपने अंदर ज़्यादा पेशेंस परसिवरेंस ला पाएगी और अपने लक्ष्य की तरफ ज़्यादा स्ट्रांगली और विद वेरी हाई मोटिवेशन अपने लक्ष्य को अप्रोच कर पाएगी. मनोज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू अमित. थैंक यू सो मच.